सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह नारायण हर्बल स्पेशलिस्ट का डायरेक्टर हूं। हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ऊपर कैंसर में हम कैसे कार्य करें, कैंसर क्या होता है। अभी पिछली क्लास में 3 तारीख की क्लास में हमने बताया कि बोन कैंसर क्या होता है। तो बोन कैंसर में हम कैसे जाने, उसकी जटिलताएं क्या होती है, उसको डायग्नोस कैसे करें, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, और भी कई चीजें ऐसी जो हमको जानना जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो आइए जानते हैं। इसी श्रृंखला में आज मैं रीनल कैंसर, आज तारीख है 7 तारीख है, मैंने लिखा है व्हाट इज किडनी कैंसर मेलिगेंट और रीनल कार्सिनोमा। यही नाम मिलते हैं जब किडनी कैंसर का हम ट्रीटमेंट किसी का करते हैं। तो रीनल का कैंसर आपके किडनी से शुरू होता है। रीनल दैट मीन्स क्या, किडनी, गुर्दा जिसको कहते हैं, जो मुट्ठी के आकार के बराबर का होता है और उसकी जो एक्चुअल बोलना चाहिए वो रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डी के आजू बाजू से ये तैयार होता है। और इसमें मेन क्या होता है, ये जो मुट्ठी के आकार के बराबर का होता है और आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है जो पेट के पिछले हिस्से से वो कुछ अंगों के पीछे स्थित होता है। ऐसे तो कहा जाता है कि एडल्ट्स में रीनल सेल कार्सिनोमा जो कि गुर्दे के कैंसर का सबसे आम प्रकार है। गुर्दे के कैंसर में अन्य जो भी काम हम करते हैं उसके जो कैंसर्स होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, और बच्चों में जो कैंसर होता है वो क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। बच्चे लोग का जो कैंसर होता है वो विलियम्स ट्यूमर नाम से कैंसर होने की संभावना अधिक होती है, जबकि गुर्दे के जो कैंसर के मामले में जो बढ़ोतरी हुआ है खासतौर पे भारत के अंदर, ये बहुत ज्यादा है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी जो सीटी स्कैन होते हैं, उसका जब ज्यादा से ज्यादा जब उपयोग होता है तो इन परीक्षणों के कारण भी कई बार गुर्दे का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। यूं तो देखा जाता है कि जो किडनी के जो कैंसर होते हैं, रीनल के जो कैंसर होते हैं, वो मतलब 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं आइए जानते हैं। पेन कहाँ रखा भाई? पहला रीनल सेल कार्सिनोमा। पहला रीनल सेल कार्सिनोमा, जिसको हम लोग आरसीसी भी कहते हैं, रिपोर्ट्स में मिलेगा ये सब, ठीक है। दूसरा होता है विलियम्स ट्यूमर। विलियम्स ट्यूमर। तीसरी कंडीशन होती है कौन है, ट्रांजिशनल सेल मुझे ऐसे ही पढ़ाना चाहिए था लास्ट टाइम भी, मैं थोड़ा सा चूक कर गया। मैं बोला पैरालिसिस वाले स्टाइल में आप लोगों को पढ़ाया जाए। और चौथा होता है रीनल सार्कोमा। आप लोग बोन कैंसर में देखे होंगे, सार्कोमा को मैंने समझाया था उसमें। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं जो कि कैंसर के स्टेजेस होते हैं, कंडीशंस बोलना चाहिए। कैंसर का नाम है ये, 4 नाम। मैं थोड़ा सा हट रहा हूं, देख लीजिएगा आप लोग इसको। पहला है रीनल सेल कार्सिनोमा, दूसरा है विलियम्स ट्यूमर, तीसरा है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा और चौथा है रीनल
सार्कोमा। तो मैं एक एक करके सभी को पहले एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग ध्यान देते जाइएगा इस चीज के ऊपर, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। मैं इसको 1 या 2 पार्ट में करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा पार्ट होने से आप लोगों को समझ नहीं आता है। तो बात करते हैं हम गुर्दे के जो 4 प्रकार होते हैं, जो कि मैंने सबसे पहले लिखा है रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल कार्सिनोमा जो है वो बच्चों में विलियम्स ट्यूमर के नाम से भी होता है। रीनल सेल कार्सिनोमा आरसीसी जो है लगभग 90% जो गुर्दे के कैंसर के मामले के कारण बनते हैं, यह गुर्दे के अंदर छोटी सी नलिकाएं जो होती हैं उसकी लाइनिंग से उत्पन्न होता है, जो ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन बनाता है। हालांकि आरसीसी आमतौर पर एक गुर्दे के भीतर छोटा सा एक ट्यूमर या सिस्ट के रूप में बढ़ता है, लेकिन कभी कभी यह एक समय में एक या दोनों किडनी में हो सकता है। ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी बायलैटरल ट्यूमर, बायलैटरल रीनल में ट्यूमर जनरेट हो जाता है। पहला कंडीशन मैंने बता दिया। दूसरा कंडीशन है विलियम्स ट्यूमर। विलियम्स ट्यूमर को नेफ्रोब्लास्टोमा के नाम से जाना जाता है। नेफ्रोब्लास्टोमा प्रायः बच्चों में होता है। तीसरा कंडीशन जो होता है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। ट्रांजिशनल सेल जो कार्सिनोमा होता है, ये 5 से 10% के जो कैंसर के मामले जो देखे जाते हैं, जिसमें ये कारण बनता है। किडनी का जो कैंसर होता है उसमें ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा जो होता है वो यूरेथ्रल लीजल होता है, उसके कार्सिनो मतलब इसको कई बार एक नाम से और भी जाना जाता है, वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। दोनों की कंडीशन बता देता हूं, एक इसके भी और एक इसके भी। तो यूरेथिकल THECIAL, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, और इसको नेफ्रोब्लास्टोमा के नाम से विलियम्स ट्यूमर को जाना जाता है। और ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा को यूरेथिकल कार्सिनोमा के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट रीनल सार्कोमा की बात करते हैं। रीनल सार्कोमा जो है ये किडनी कैंसर के मामले में सबसे कम और सबसे दुर्लभ प्रकार का कैंसर माना जाता है, और सभी प्रकार के कैंसर के मामलों में ये सिर्फ 1% मामलों के कारण बनता है। रीनल सार्कोमा का इलाज भी अन्य सार्कोमा के समान किया जाता है। सार्कोमा का मैंने प्रोडक्ट ही बनाया है। इसके 4 स्टेजेस जो होते हैं उसके भी बारे में जान लीजिए। फर्स्ट जो स्टेज होता है उसमें जब ट्यूमर का साइज 7 mm इंटू 2/3, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं, नहीं तो दिक्कत होगा आप लोगों को। इसको मैं मिटा रहा हूं। आ गया डस्टर। या डस्टर कहाँ चले गए? वहीं तो रखा था डस्टर को। चार स्टेजेस होते हैं। क्या क्या स्टेजेस होते हैं वो जान लीजिए। जो स्टेजेस मैंने बता दिया, 2, 3/4 7 सेंटीमीटर इंटू ये साइज लिखा रहता है फर्स्ट के लिए। साइज देख लेंगे। मैं ऐसे ही बोलते जाता हूं, लिखने ज्यादा जरूरी नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है इसको। ठीक है,
अरे यार कुछ भी चीज स्टैंड क्यों नहीं हो रहा है। जो प्रथम स्टेज होता है उसमें ट्यूमर का साइज जो होता है 7 सेंटीमीटर इंटू 2 बाई मतलब 3.25 इंच का से कम का जो वैल्यू मेजरमेंट होगा वो वहां तक ही ये सीमित होता है, चाहे वो सिस्ट हो या सार्कोमा का जो साइज हो या ट्यूमर का साइज हो। सेकेंड स्टेज जो होता है उसमें ट्यूमर का जो माप होता है वो 7 सेंटीमीटर से एक टेनिस के बॉल के बराबर हो सकता है, उससे अधिक नहीं होता है, यहीं तक ये सीमित होता है। तीसरा जो स्टेज होता है वो ट्यूमर का जो आकार होता है, ट्यूमर का जो मतलब कोई भी ट्यूमर हो सकता है उसके अंदर जो भी नाम लिखा हो, उस ट्यूमर का जो आकार होता है वो किडनी से लेकर के उसके आसपास के जो बोलना चाहिए टिश्यूज जो होती हैं वहां तक ये लिम्फ नोड के तौर पे फैला हुआ हो सकता है। वो ट्यूमर लिम्फ नोड के जैसा ट्यूमर जनरेट हो करके और बोलना चाहिए जो एड्रिनल होता है, रीनल का जो एड्रिनल होता है उसके आसपास के जो टिश्यूज होते हैं जो कि लोअर लोब में होंगे वहां पे ये वहां के टिश्यूज के अंदर जनरेट हो जाता है, तो वो थर्ड स्टेज का कैंसर कहलाता है। फोर्थ स्टेज की जो कैंसर की हम बात कर रहे हैं, फोर्थ स्टेज के कैंसर में क्या होता है, जो ट्यूमर होता है वो किडनी और किडनी के अंदर जो एड्रिनल होता है, एड्रिनल एक ग्लैंड है के आसपास वाले जो रेशेदार टिश्यूज होते हैं वहां तक ये फैल जाता है और कई बार लिम्फ नोड्स या शरीर के दूसरे किसी हिस्सों में भी पहुंच जाता है। और लास्ट स्टेज जब आ जाता है तो लास्ट स्टेज में ये हड्डियों में, ब्रेन में, लीवर में या लंग्स में फैल सकता है। गुर्दे के जो कैंसर होते हैं उसके क्या क्या लक्षण होते हैं आइए जानते हैं। कई मामलों में लोग जो गुर्दे के जो कैंसर होते हैं उसके जो प्राइमरी स्टेज होते हैं उसमें बोलना चाहिए, मैं बैठ जाता हूं, बैठ के बोलूं, नहीं बोलता मैं, बैठ के खड़े ही बोलता हूं भाई। कई मामले में जो होता है ना कि लोगों का जो गुर्दा होता है, जो किडनी होता है, उसके कैंसर के प्राइमरी स्टेज के जो जब होता है तो इसमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे सिस्ट ट्यूमर जो बढ़ते जाता है आपको निम्नलिखित में से एक या उससे अधिक लक्षण प्राप्त हो सकते हैं, जैसे मूत्र से, पेशाब से ब्लड आना, शरीर में एक तरफ या पेट के अन्य हिस्सों में गांठ का होना, भूख न लगना, शरीर के एक तरफ या दोनों तरफ दर्द होना और काफी दिनों तक एकदम बराबर बना रहना, किसी भी ज्ञात कारण के बिना वजन का कम होना, ठंड या किसी अन्य संक्रमण के बिना भी बुखार होना और कई सप्ताह तक लगातार बरकरार रहना, अत्यधिक थकान होना, एनीमिक होना। प्रायः देखा जाता है कि इसमें ब्लड जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो सातवां कारण होता है कि आपकी जो एड़ियां होती हैं या पैर के जो पोर्स होते हैं, जो बोलना चाहिए नेविकुलर से जो पोर्शन होता है वहां तक के जो पोर्शन में कई बार देखा जाता है कि पैरों में सूजन आ जाता है। शरीर के अन्य हिस्सों में ये अगर फैला हुआ है और किडनी के कैंसर की बात कर रहे हैं हम, तो उसके लक्षण जो होते हैं वो भी पैदा होते रहते हैं, कर सकते हैं। जैसे क्या क्या अन्य जो बोलना चाहिए लक्षण हो सकता है, क्योंकि ये जो मैंने बताया ये लक्षण तो होते ही हैं, इसके अलावा में कुछ लक्षण और होते हैं, जैसे सांस फूलना, खांसी में खून आना, मतलब खांस रहा है पेशेंट और उसको खांसी में ब्लड आ रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि ये लंग्स के वजह से हो रहा हो सकता है किडनी का कैंसर हो। हड्डी में भी कई बार दर्द लगातार बना रहता है। गुर्दे के जो कैंसर होते हैं उसके जो बोलना चाहिए रिस्क फैक्टर जो होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो गुर्दे का जो कैंसर होता है, होने के जो कारण होते हैं और उसमें जो
बोलना चाहिए रिस्क फैक्टर जो होता है वो कैंसर के शुरुआत से, जब कोशिकाएं या टिश्यूज जो होते हैं वो डीएनए की जो मतलब संरचना में अगर थोड़ी भी परिवर्तन होती है तो उसमें अगर हल्की सी भी अनुवांशिक परिवर्तन भी होगा तो उसके कारण जो वहां के टिश्यूज होती हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं और अंततः ट्यूमर जो होती है उसकी जो कोशिकाएं जो होती है वो उसी से जनरेट होती है। ऐसा क्यों होता है इसका पता तो आज तक साइंटिस्ट भी लगा रहे हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं क्यों होता है भाई, हम लोग भी एनिमल टेस्टिंग करते हैं तो क्या होता है कि कैसे होता है उस चीज को हम लोग समझना चाहते हैं, लेकिन अभी तक तो समझ हमारे भी नहीं आया और साइंटिस्ट के भी नहीं आया। तो गुर्दे के कैंसर के जो जोखिम कारक जो होता है उसमें सबसे बड़ा चीज होता है उम्र जो होता है। अगर बड़े लोगों का को होता है और बड़ी उम्र में होता है ये, तो उस कंडीशन में इसकी जो बोलना चाहिए जोखिम जो होती है वो अधिक हो जाती है। फीमेल्स की अपेक्षा पुरुषों में किडनी का जो कैंसर होता है उसके होने की संभावना अधिक होती है। इसका कारण क्या होता है? लंबे समय तक धूम्रपान करता हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, ब्लॉकेजेस हो बॉडी के अंदर, गुर्दे की जो फंक्शनल कैपेबिलिटी होती है वो लो हो गई हो जिसके वजह से उसको लंबे समय से डायलिसिस लेना पड़ रहा हो, मोटापे से ग्रस्त हो, पॉलीसिस्टिक गुर्दे के रोग हुए हों, कार्यस्थल पर कोई ऐसा विषाक्त पदार्थ के संपर्क में आ गया हो व्यक्ति जिसके वजह से उसको इस टाइप की किडनी का कैंसर हुआ हो। गुर्दे के जो कैंसर होते हैं उसके खतरे को बढ़ाने वाले कुछ अनुवांशिक कारण भी होते हैं, जैसे वॉन हैपेल लेंडियाउ, ये एक रोग है, और अनुवांशिक पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा, जिसको हम लोग पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं। तो गुर्दे के कैंसर के अंदर बात करेंगे अगर कि हम गुर्दे के कैंसर से कैसे बचाव करें। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो गुर्दे के कैंसर से बचने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन निम्नलिखित तरीके जो होते हैं, कुछ तरीके होते हैं वो मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। इसका जोखिम कम किया जा सकता है। जैसे धूम्रपान अगर कोई व्यक्ति करता है तो उससे गुर्दे के कैंसर का कारण बन सकता है, इसलिए धूम्रपान करना गुर्दे के कैंसर के जोखिम को कम करता है। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान नहीं करता है तो उसको गुर्दे के कैंसर होने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर और कई बार ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो भी गुर्दे के कैंसर के जो जोखिम होते हैं उसको, अगर मोटापा है तो भी, ब्लॉकेज है तो भी, और हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो भी, लगातार ये अगर बना रहता है तो किडनी का कैंसर होने का जो चांस होता है वो अधिक हो जाता है। फलों और सब्जियों से जो समृद्ध भोजन अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उसको किडनी के अगर कैंसर भी हुआ होगा तो वहां उसमें कमी आता है। एक्सरसाइज करना चाहिए, ब्लड प्रेशर का इलाज करवाना चाहिए, ब्लॉकेजेस का इलाज कराना चाहिए जिससे ये फ्री हो सके। मैं स्टंट डलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, NH नो ब्लॉकेज ले सकते हैं, उससे भी 98% तक के ब्लॉकेज को आप 3 महीने में क्योर कर सकते हैं। और कई बार देखा जाता है जो वजन कम हो रहा है तो वजन कम ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिससे किडनी के जो कैंसर होते हैं उसमें हमको रिजल्ट जल्दी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि किडनी कैंसर को हम कैसे डायग्नोज करें, किडनी कैंसर का निदान कैसे करें। तो उसके पहले हमको जानना होगा मूत्र परीक्षण। मूत्र परीक्षण में हमको देखना होता है यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा है। मूत्र परीक्षण में मूत्र में खून या गुर्दे के कैंसर के अन्य लक्षण का पता लगता है। कैसे पता लगता है? उसके लिए आप यूरिन वाला
पार्ट देखिएगा, यूरिन के ऊपर मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसको देखिएगा, उसमें पता चल जाएगा आपको क्या देखा जाता है, कैसे देखते हैं। ब्लड के अंदर जो टेस्ट होते हैं उससे भी हमको ये पता चलता है कि आपके गुर्दे जो हैं वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक तीसरा कंडीशन होता है इंट्रावेनस पॉलीग्राम, जिसको आईवीपी के नाम से भी जानते हैं। आईवीपी में चिकित्सक एक हाई डाई को आपके शरीर में इंजेक्ट करता है, जो कि आपके मूत्र के पथ में कोई ट्यूमर है या नहीं है एक्सरे में दिखाता है। चौथा कंडीशन तरीका होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में आपके गुर्दे की जो तस्वीर बनाने के लिए जो ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, यह परीक्षण बता सकता है कि क्या ट्यूमर ठोस है या तरलता से भरा हुआ है, मतलब सार्कोमा है या कुछ और है। तीसरा कुछ जो पांचवा कंडीशन होता है उसको हम सीटी स्कैन कहते हैं। सीटी स्कैन के माध्यम से भी सीटी स्कैन में एक्सरे और एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आपके जो किडनी होती है उसकी विस्तृत तस्वीरों की एक श्रृंखला प्राप्त की जाती है। इसके लिए डाई का इंजेक्शन भी दिया जाता है। उसके अलावा में एमआरआई स्कैन किया जाता है। आपके शरीर के अंदर जो टिश्यूज होती है उसकी विस्तृत इमेज जो देता है वो मैग्नेटिक रेडियो जो इम्प्लीमेंट होता है, जो मतलब बोलना चाहिए जो इमेज क्रिएट करता है, उन तरंगों का उपयोग किया जाता है और उसके द्वारा एमआरआई किया जाता है। एक कंडीशन होती है, एक टेस्ट होता है जिसमें हम रीनल आर्ट्रियोग्राम के नाम से जिसको हम जानते हैं। इस परीक्षण का उपयोग आपके ट्यूमर को रक्त आपूर्ति का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अक्सर नहीं के बराबर किया जाता है, लेकिन छोटे ट्यूमरों का निदान करने में इस परीक्षण से मदद मिल सकता है। गुर्दे के अंदर जो कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है वो कैसे होता है? कैंसर का जो किडनी का कैंसर का जो उपचार है वो आपके शरीर के ट्यूमर को हटाने के लिए एक सर्जन सर्जरी के द्वारा करता है। रेडिकल नेफ्रेक्टो अरे यार ये क्या चीज का आवाज आ रहा है। रेडिकल नेफ्रेक्टोमी में जो रेडियल नेफ्रेक्टोमी में गुर्दे से निकाला जाता है, गुर्दे के साथ साथ उसके आसपास के कुछ टिश्यूज और लिम्फ नोड्स को भी हटाया जाता है। इसमें एड्रिनल ग्लैंड को भी कई बार हटाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा ये सब चीजों को। एक कंडीशन, एक तरीका और होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव नेफ्रेक्टोमी। कंजर्वेटिव नेफ्रेक्टोमी जो होता है वो केवल ट्यूमर और लिम्फ नोड्स और उसके आसपास के टिश्यूज को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें किडनी का एक हिस्से को नहीं निकाला जाता है, मतलब एक ऐसा पार्ट है जिसको नहीं निकाला जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंजर्वेटिव नेफ्रेक्टोमी को नेफ्रॉन्स स्पेरिंग नेफ्रेक्टोमी के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक तरीका होता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में शरीर में पाए जाने वाले इम्यूनो एक्टिव केमिकल्स के जो सिंथेटिक संस्करण का होता है उसका उपयोग करके कुछ मॉडर्न मेडिसिन कैंसर जो किडनी का कैंसर होता है उसकी टिश्यूज में मौजूद असामान्य जो इंडिकेशंस होते हैं उसको रोकने में मदद करती है। यह दवाएं कैंसर की कोशिकाओं को पोषक तत्व की आपूर्ति करने के लिए नई रक्त वाहिकाओं का गठन करने से रोकती हैं। ये तो बात हो गई अभी तक कि हम किसके द्वारा क्या क्या चीजें के द्वारा हम जान सकते हैं। किडनी कैंसर के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। यदि आपका पूरा शरीर या आपके किसी हिस्से को निकाला गया हो जिसमें किडनी का कैंसर हुआ हो
और आपकी दूसरी किडनी खून साफ करने के लिए पर्याप्त रूप से काम नहीं कर पा रही हो तो आपको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होगी। यदि ऐसा कुछ होता है तो आपको किडनी फेलियर में होने वाले कुछ जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे किडनी कैंसर की अवस्था में शरीर के अन्य किसी हिस्सों में स्प्रेड हो जाना। इसके कारण किडनी कैंसर जो होता है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो जाती है, जैसे लंग्स कैंसर, बोन कैंसर, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स, खून का थक्का जम जाना या हार्ट फेलियर। तो आइए जानते हैं कि कई लोगों का सवाल होता है कि सर आप मेडिसिन नहीं बताते हैं। भाई मैं मेडिसिन बता दे रहा हूं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी के अंदर किडनी कार्सिनोमा, रीनल कार्सिनोमा, किडनी मेलिगेंट या रीनल मेलिगेंट के अंदर उपयोग होने वाली जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी की मेडिसिन होती हैं वो कौन कौन सी होती है, आइए जानते हैं। ठीक है, इसको तो मिटाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या होती हैं? S6, S3, S2, S5। ठीक है, इसमें एक आप S10 का भी उपयोग कर सकते हैं और S लास्ट का भी। ठीक है, C ग्रुप की कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती हैं? C6, C2, C5, C10, C17। ठीक है, इसके अलावा में P ग्रुप की अगर बात करें हम तो P2, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो YE, GE, BE। Y का कम से कम ही उपयोग कीजिएगा। BE, RE और WE। बोलेंगे कि पांचों इलेक्ट्रिसिटी मिला दिए सर जी। ठीक है, इसके अलावा में A ग्रुप का A2, A3, वेन ग्रुप का वेन 1। इतनी मेडिसिन का उपयोग मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी के अंदर करता हूं। एक और मेडिसिन है, इसको मैं ज्यादा नीचे नहीं लिख करके P2 के बाजू में ही लिख दे रहा हूं, F2। ये इतनी मेडिसिन होती हैं जिसका उपयोग हमको इलेक्ट्रोहोमोपैथी में कैंसर के तौर पे करना पड़ता है। इसके अलावा में एक C15 आप ले सकते हैं ऑप्शनल के तौर पे, या C4 ले सकते हैं ऑप्शनल के तौर पे। ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल है ये। तो इतनी मेडिसिन का आप उपयोग कर सकते हैं किडनी के कैंसर में, जो कि हम 38 मेडिसिन की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पेटेंट की। किडनी कैंसर में उपयोग होने वाले इंपॉर्टेंट पेटेंट की, जिसके द्वारा हम किडनी के कैंसर का इलाज पूर्णतः कर सकते हैं। पहला तो है NH किडनी मेलिगेंट। डोज भी बता देता हूं। 2 ड्रॉप से उठाएंगे इसको डायरेक्ट 2 टन, 8 टाइम्स देंगे 15 दिन तक। 15 दिन के बाद ये 2 ड्रॉप जो है ये 3 ड्रॉप हो जाएगा, और ये जो 8 टाइम्स ले रहे थे ये 5 टाइम्स हो जाएगा।
15 days to 1.5 मंथ तक आपको ये देना होगा। उसके बाद ही इसका एक ड्रॉप आप अप करेंगे। NH सार्कोमा, मेलिगेंट, डोज 2 ड्रॉप 8 टाइम्स 15 डेज, फिर उसके बाद 3 ड्रॉप्स 8 टाइम्स 2 मंथ तक। उसके बाद डोज को बढ़ाएंगे। 2 क्लियर है। तीसरा कंडीशन होगा, अगर पार्ट ज्यादा सड़ा हुआ हो, ल्यूकीमिया स्टॉपर 1, इसको भी डोज जो होगा वो 2 ड्रॉप 8 टाइम्स 15 डेज तक। उसके बाद सेम इम्प्लीमेंट करेंगे, 3 ड्रॉप 5 टाइम्स, सॉरी 5 नहीं 8 टाइम्स 1.5 मंथ तक। उसके बाद इसको बढ़ाएंगे। तो आप लोग एक बार देख लीजिए इसको, फिर मैं इसको मिटा करके फिर आगे का ट्रीटमेंट लिख रहा हूं। ये पहला जो लिखा है किडनी मैलिगेंट, जिसको 2 ड्रॉप लेना है 8 टाइम्स। अगर लास्ट स्टेज आ गया है तो इसका ड्रॉप आप 1 ड्रॉप कर दीजिएगा और 8 टाइम्स की जगह 16 टाइम्स कर दीजिएगा। अब उसको डाइवर्ट कर लीजिएगा, पेशेंट कितना देर जगता है उसके अकॉर्डिंग। ये नहीं कि पेशेंट सोया हुआ है उसको उठा करके दवाई पिला रहे हैं, वैसा काम मत कीजिएगा। ठीक है, कैमरा हिल गया भैया। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसके आगे का लिखने जा रहा हूं, उसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया है। अगर किसी को इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा हो, WBC, तो वहां पे NH ल्यूकीमिया, मेलिगेंट 2 ड्रॉप 8 टाइम्स। इसको आप डाइल्यूट करके भी दे सकते हैं सभी मेडिसिन को। अगर पानी पीने की मनाही नहीं है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में इसको आप डिजोल्व करके दीजिएगा। और अगर लगता है कि नहीं पानी पीने की मनाही है पेशेंट को, तो NH किडनी हो, NH सार्कोमा हो, ल्यूकीमिया स्टॉपर 1 हो, ल्यूकीमिया मेलिगेंट हो, या अन्य इसके अंदर उपयोग होने वाली जो भी मेडिसिन अगर 2 ड्रॉप से 8 टाइम्स तक जा रही है और लास्ट स्टेज आ गया है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि डिजीज लास्ट स्टेज पे है, तो 1 ड्रॉप 16 टाइम्स तक आप दे सकते हैं। तो यहाँ ये रहेगा। उसके बाद ये 15 डेज चलेगा। 15 डेज के बाद इसमें 3 ड्रॉप कर दीजिएगा इसको, 3 ड्रॉप इसको 8 टाइम्स ही रहने दीजिएगा। बट CBC का टेस्ट जरूर करवाते रहिएगा, तो ताकि आपको समझ में आते रहे कि हाँ हमको कहाँ पे उसको बढ़ाना है। एक कंडीशन आती है रीनल फेलियर की, NH रीनल फेलियर, ये एक ड्रॉप है जो कि रीनल फेलियर के तौर पे भी हम देते हैं। और कई बार किडनी के कैंसर में रीनल फेलियर की कंडीशन आ जाती है, तो उस जगह पे भी हम इसको देते हैं। इसमें होता है 2 ड्रॉप से लेकर के 5 ड्रॉप तक हम दे सकते हैं पेशेंट को, और ये 5 टाइम्स तक दिया जाता है। 5 टाइम्स तक दे सकते हैं इसको। प्रयास करते हैं कि 1 मंथ फर्स्ट में देते हैं,
सेकंड में जरूरत पड़ती है तो इसमें 2 ड्रॉप 5 ड्रॉप जो भी आप दे रहे होंगे उसमें फिर ड्रॉप को बढ़ाया जाता है 1 महीने के बाद। इसके बाद इसके साथ में कुछ मेडिसिन की और आवश्यकता होती है, जिसमें NH डायलिसिस स्पेशल दिया जाता है। ये 5 ड्रॉप डोज होता है इसका, 5 ड्रॉप विथ 1/4 कप ऑफ हॉट वाटर। इसको आप 8 टाइम्स तक दे सकते हैं। इसको भी 1 महीना चलाने के बाद ही इसका डोज परिवर्तन कीजिएगा। आप देख लीजिए एक बार, फिर मैं इसको मिटाऊंगा और आगे ट्रीटमेंट है। ल्यूकीमिया मैलिगेंट जब लगे पेशेंट का WBC जो पार्ट है वो डिसऑर्डर पे जा रहा हो, मतलब अगर लो जा रहा होगा तो वहां पे आपको ड्रॉप 10 देना होगा, लेकिन अगर हाई जा रहा होगा तो वहां पे ड्रॉप 2 देना होगा 8 टाइम्स 15 डेज तक। फिर उसके बाद आप 3 ड्रॉप्स 8 टाइम्स 15 डेज तक। फिर इसके बाद आप उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन को चलाएंगे। रीनल फेलियर भी कई बार कंडीशंस आती है, वहां जहां लगे कि पेशेंट को पानी देना मना है वहां पे डायरेक्ट टू टंग 5 ड्रॉप 2 ड्रॉप दे सकते हैं। जहां लगता है कि नहीं पानी दे सकते हैं वहां 2 ड्रॉप आधा कप गर्म पानी में डाल करके डिजोल्व करके चम्मच चम्मच पिलवाइएगा। तीसरा एक मेडिसिन है NH डायलिसिस स्पेशल। इस मेडिसिन को 5 ड्रॉप आधा कप गर्म पानी में डिजोल्व करके 8 बार पिलवाइएगा। मैं मिटा रहा हूं इसको, इसके आगे लिखने जा रहा हूं। इसके आगे है NH डायलिसिस कंट्रोलर 1। 2 से 5 ड्रॉप का डोज है इसका। डोज यहां क्यों लिख रहा हूं, डोज यहां लिखना चाहिए। 5 ड्रॉप